मैं और 99 दूसरे लोग गलती से एक पुअर सर्वाइवल गेम में फंस गए। विजेता को 10 लाख युआन का इनाम मिलने वाला था, लेकिन नियम बहुत क्रूर था। सिर्फ 50 युआन के साथ 7 दिन तक जिंदा रहना होगा। अगर तुम्हारी जगह तुम होते तो कैसे सर्वाइव करते? और मैं एक प्रोफेशनल पुअर मैन होने के नाते जैसे ही मैंने गेम रूल्स देखे, मुझे तुरंत इसमें एक लूप होल दिखाई दे गया। जल्द ही सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। 100 खिलाड़ियों का पुअर गेम में स्वागत है। अपने फंड्स दिखाइए। 50 युआन। ऑब्जेक्टिव, गेम के अंदर 7 दिन तक जिंदा रहना। विजेता को 10 लाख युआन मिलेंगे। जरूरत से ज्यादा खर्च करना, मर जाना या गेम एरिया से बाहर निकलना एलिमिनेशन माना जाएगा। और साथ में 10 लाख युआन का कर्ज भी मिलेगा। आवाज अचानक रुकी, फिर बेहद चालाक लहजे में बोली, तो क्या कोई डरपोक अभी पीछे हटना चाहता है? मजाक कर रहा हूं। 7 दिन? मैं तो सिर्फ पानी पीकर भी सरवाइव कर सकता हूं। मेरे बगल में खड़े एक मोटे लड़के ने अपनी सस्ती टी शर्ट झटकते हुए कहा, 50 युआन में बन और पिकल खरीद लूंगा। थोड़ा बचत करके आराम से निकल जाएगा। साइकिल को बाइक बनाने का मौका है। सिर्फ बेवकूफ लोग ही पीछे हटेंगे। भीड़ तुरंत उत्साह में गूंज उठी। सबकी आंखों में अंधा लालच था। बहुत बढ़िया। कोई खिलाड़ी बाहर नहीं निकला। अब गेम रूल्स आधिकारिक रूप से लागू होते हैं। अब खिलाड़ी गेम छोड़ नहीं सकते। 100 खिलाड़ियों को डिप्लॉय किया जा चुका है। एयरपोर्ट जोन में आपका स्वागत है। मेरी आंखों के सामने अचानक सफेद रोशनी चमकी। अगले ही पल मैं एक आधुनिक एयरपोर्ट के अंदर खड़ा था। एयरपोर्ट इतना विशाल था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। लोग लगातार आ जा रहे थे। समझना मुश्किल था कि कौन प्लेयर है और कौन एनपीसी। मेरे गेम अकाउंट में साफ 50 युआन दिख रहे थे। उसी समय मेरी स्क्रीन पर 3 स्टेटस बार्स दिखाई दिए, हंगर, थर्स्ट और एनर्जी। फिलहाल तीनों फुल थे। सामने एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाई दी। मैं सीधे वहां प्राइसेस देखने चला गया। जैसे ही मैं रेफ्रिजरेटर तक पहुंचा, अचानक एक भारी और सूखी चीख सुनाई दी, धत तेरी की, पानी की एक बोतल 15 युआन। ये तो सीधी लूट है। मैं आगे बढ़ा और शेल्फ पर नजर डाली। अगले ही पल मेरा दिल बैठ गया। छोटा केक 50, सैंडविच 40, ब्रेड बन 10 युआन प्रति पीस। यहां तक कि सबसे सस्ते सोडा बिस्किट्स भी 18 युआन के थे। मतलब रोज का खर्च लगभग 7.1 युआन। आधा पानी भी नहीं खरीद सकते थे। मोटे लड़के ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पूरी निराशा लिखी हुई थी। नंबर 66, हम खत्म हैं, पूरा खत्म। इस पैसे से सिर्फ 3 पानी की बोतलें आएंगी। क्या ये गेम सच में इंसानों को मारना चाहता है? मैंने धीरे से सांस ली। सिस्टम कोई चैरिटी नहीं है। मुझे पहले से पता था इतना आसान नहीं होगा। दूसरे प्लेयर्स भी भागते हुए स्टोर में घुस रहे थे। उनके चेहरों पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। मोटा लड़का मुझे एक तरफ खींचकर बोला, नंबर 66, मैं प्लेयर नंबर 44 हूं। मेरा नाम शेमलेस है। चल टीम बनाते हैं। अगर कोई तुझे परेशान करे तो मैं उन्हें पीट दूंगा। फिर उसने कुछ अजीब फाइटिंग मूव्स दिखाने शुरू कर दिए। लगता था कि पहले उसकी बदनामी कम नहीं रही होगी, लेकिन मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने विनम्रता से मना किया और स्टोर से अकेला बाहर निकल गया। सबसे पहले मैंने फ्री वाटर ढूंढना शुरू किया। वॉशरूम के बाहर वाटर डिस्पेंसर मिल गया। साथ ही 2 फेंकी हुई डिस्पोजेबल बोतलें भी पड़ी थीं। मैंने उन्हें साफ किया और दोनों में पानी भर लिया। वाटर प्रॉब्लम सॉल्व्ड, कॉस्ट 0। अब अगला टारगेट था एनर्जी। मुझे एक कैफे दिखाई दिया। कॉन्डिमेंट टेबल पर व्हाइट शुगर, क्रीम पाउडर और ब्राउन शुगर के पैकेट्स करीने से रखे थे। शुगर एनर्जी का बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होता है। इमरजेंसी में शुगर हाइपोग्लाइसीमिया रोक सकती है। मैं बिना कोई भाव दिखाए वहां तक चला गया। मेरे कदम इतने नेचुरल थे जैसे मैं अपने घर में कुछ लेने जा रहा हूं। एक पल में दर्जनों शुगर पैकेट्स और कुछ क्रीम पैकेट्स मेरी जेब में गायब हो गए। पूरा काम 2 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया। फिर मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से बाहर निकल आया। एक सुनसान कोना ढूंढकर मैंने 2 शुगर पैकेट्स फाड़े और सीधे मुंह में डाल लिए। मिठास तुरंत मेरे मुंह में फैल गई, जिससे झूठी ही सही संतुष्टि की भावना आई। शुगर प्रॉब्लम सॉल्व्ड, कॉस्ट 0। एयरपोर्ट का एयर कंडीशनर पूरी ताकत पर चल रहा था। पूरा माहौल किसी फ्रीजर जैसा लग रहा था। शायद सिस्टम ने जानबूझकर ऐसा किया था। जितनी ज्यादा ठंड उतनी जल्दी एनर्जी खत्म होगी, और मेरे पतले कपड़े ठंड नहीं रोक पा रहे थे। मुझे लगातार चलते रहना पड़ रहा था।
फिर मुझे कूड़ेदान में एक कंबल मिला। शायद किसी ने प्लेन से उतरते समय फेंक दिया था। समय बीतता गया और भूख बढ़ती जा रही थी। रात के 8 बजे मैं एक बेकरी के पास पहुंचा। ग्लास विंडो के अंदर बिका न हुआ ब्रेड रखा था। गेहूं की खुशबू बेहद लुभावनी थी। मेरा पेट जोर से गुर्राया। अपने गरीबों वाले इंस्टिंक्ट के सहारे मैंने अंदाजा लगाया इस समय ब्रेड पर डिस्काउंट लगना चाहिए। जो ब्रेड पहले 30 युआन का था, अब सिर्फ 15 युआन। लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। जितना क्लोजिंग टाइम करीब आएगा, डिस्काउंट उतना ज्यादा होगा। हो सकता है फ्री भी मिल जाए। हर बचाया गया 1 युआन जिंदा रहने का एक और मौका था। मैं बेकरी के सामने कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद करके आराम करने लगा। लेकिन तभी चारों दिशाओं से लगभग 20-30 लोग दौड़ते हुए आने लगे। वे पागलों की तरह बेकरी की ओर भाग रहे थे। छोटी सी एंट्री अचानक भीड़ का मैदान बन गई। अराजकता के बीच मैंने देखा, कुछ लोग पैसे लहरा रहे थे, कुछ सीधे शेल्फ से ब्रेड छीन रहे थे। कर्मचारी हिस्टीरिकल होकर चिल्ला रहा था, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में सारे डिस्काउंट वाले ब्रेड साफ हो गए, यहां तक कि वो ब्रेड भी जिसे मैं देख रहा था। जिन्होंने खरीद लिया था, उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी आपदा से बच निकले हों, और जो नहीं खरीद पाए वे निराशा में सिर पकड़कर बैठ गए। चारों तरफ सिर्फ गालियां, शिकायतें और निराशा की सांसें सुनाई दे रही थीं। उसी समय मेरा हंगर लेवल भी 70% तक गिर चुका था। मैंने गहरी सांस ली ताकि पेट में उठ रही ऐंठन को थोड़ा शांत कर सकूं। फिर मैंने उस अराजक भीड़ से नजर हटाई और एयरपोर्ट के ऊपरी हिस्से की तरफ देखा। वहां लगी विशाल फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर लगातार लाल रंग में स्टेटस बदल रहे थे। उसी पल मुझे समझ आ गया, अब समय था अपनी असली स्किल दिखाने का। इस एयरपोर्ट में खिलाड़ी कहीं भी जा सकते थे, यहां तक कि बिना फ्लाइट टिकट के भी। बोर्डिंग गेट तक जाना भी मना नहीं था। मैंने तेजी से बड़ी स्क्रीन स्कैन की और लाल बोल्ड लेटर्स में लिखी कई डिलेड फ्लाइट्स की जानकारी ढूंढ निकाली। लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ एक था, 6 घंटे से ज्यादा डिले हुई फ्लाइट्स। कमजोर कदमों को घसीटते हुए मैं एक बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। हवा में बेचैनी, तनाव और पसीने की गंध फैली हुई थी। गेट 102 लगभग 8 घंटे से डिले था। फंसे हुए यात्री ग्राउंड स्टाफ को चारों तरफ से घेर चुके थे। ग्राउंड स्टाफ एक युवा लड़की थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। यात्री लगभग उसके चेहरे पर चिल्ला रहे थे, तुम्हारी एयरलाइन बेकार है, मेरा बच्चा भूख से रो रहा है, कुछ करोगे भी या नहीं, कंपनसेशन चाहिए, अभी के अभी पैसे दो। पूरा माहौल पूरी तरह केओस में बदल चुका था और उस लड़की की आवाज शोर में दब चुकी थी। लग रहा था वो किसी भी पल रो पड़ेगी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया, मौका। मैं जबरदस्ती भीड़ को चीरते हुए बीच में पहुंच गया। सीधे ग्राउंड स्टाफ लड़की के सामने खड़ा हो गया, फिर पूरी ताकत से चिल्लाया, चुप। अचानक हुए इस बदलाव से लोग कुछ पल के लिए रुक गए। मैंने उस मां की ओर इशारा किया जो अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लिए थी, और फिर सभी यात्रियों से जोर से बोला, देखो देखो बच्चा कैसे रो रहा है। क्या यहां गला फाड़ने से फ्लाइट उड़ जाएगी? गलती एयरलाइन की है, जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। लेकिन अभी हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? खाना, आराम करने की जगह। ताकत बचाओ ताकि बाद में उनसे हिसाब लिया जा सके। फिर मैं टूटने की कगार पर खड़ी ग्राउंड स्टाफ लड़की की तरफ मुड़ा और तेजी से बोला, लोग बुरी तरह भड़क चुके हैं, सबसे जरूरी बात है उन्हें शांत करना। फूड वाउचर, होटल वाउचर अभी तुरंत बांटो। पहले लोगों को खाना खिलाओ, उन्हें आराम करने दो। अगर मामला और बिगड़ गया, क्या उसकी जिम्मेदारी लोगी? लड़की ने नाराज होकर कहा, मैं कब से कह रही हूं कि फूड और होटल वाउचर मिल सकते हैं, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे। पहले लाइन में लगकर बोर्डिंग पास के हिसाब से लेना होगा। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी और बच्चे वाली मां की तरफ इशारा किया, अभी भी प्रोसेस की बात कर रही हो? देखो इस महिला को, 8 घंटे से बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। अब इसे खाना लेने के लिए फिर लाइन में लगना पड़ेगा। फिर मैं उस मां की तरफ मुड़ा और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैडम अपना बोर्डिंग पास दीजिए, मैं मदद कर देता हूं। मेरे चेहरे पर ऐसा भाव था कि मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। डूबता इंसान जैसे तिनके का सहारा पकड़ता है, वैसे ही उसने तुरंत अपना बोर्डिंग पास मेरे हाथ में रख दिया। और फिर कमाल हो गया, जैसे किसी ने शुरुआत का बटन दबा दिया हो। बाकी लोग भी आगे आने लगे। जिनके साथ बूढ़े लोग थे, छोटे बच्चे थे या जो बहुत थके हुए लग रहे थे, उन्होंने भी अपने बोर्डिंग पास मेरे हाथ में देने शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड में मेरे हाथों में दर्जनों बोर्डिंग पास थे। मैं ग्राउंड स्टाफ लड़की की तरफ मुड़ा, कार्ड उसके सामने रखे और धीमी आवाज में कहा,
जल्दी करो, पहले सबसे ज़रूरी लोगों को निपटाओ, कम से कम न्यूज़ बनने से तो अच्छा है। फिर मैं थोड़ा झुक कर बोला, मुझे 2 एक्स्ट्रा फूड वाउचर दे दो, मैं बच्चों वाले लोगों को संभालने में मदद कर दूंगा, दोनों का फायदा होगा। लड़की ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में साफ आभार था। उसने तेजी से मशीन पर टाइपिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड बाद वाउचर का एक बड़ा बंडल बाहर निकला। उसने बोर्डिंग पास के हिसाब से वाउचर निकाले और बहुत तेजी से चुपके से 2 एक्स्ट्रा वाउचर और बीच में डाल दिए। उसकी आंखें धन्यवाद कह रही थीं। काम हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर मैंने कोई भाव नहीं आने दिया। मैडम, जल्दी जाइए और बच्चे को खाना खिलाइए। सर, ये आपका। मैंने तेजी से वाउचर और बोर्डिंग पास सबको लौटाने शुरू कर दिए और आखिर में वे 2 एक्स्ट्रा वाउचर जो मैंने बचाए थे उन्हें चुपचाप शरीर से सटी जेब में डाल लिया। फिर भीड़ की तरफ मुड़कर चिल्लाला, पहले जाओ, खाओ, आराम करो, ताकत बचाओ, बाद में उनसे हिसाब लेंगे। जैसे ही सबका ध्यान वाउचर लेने पर गया, मैं एक फिसलती हुई ईल मछली की तरह भीड़ से निकल गया और एयरपोर्ट के शोर भरे कॉरिडोर में गायब हो गया। इस गेम में सर्वाइव करने के लिए दूसरों से बेहतर तरीके से दरारों का फायदा उठाना आना चाहिए। जैसे ही मैं बोर्डिंग एरिया से बाहर निकला, मुझे फिर वही मोटा लड़का दिखाई दिया, गुची। वो अपनी भोली मुस्कान के साथ बोला, 66, मैंने अभी तुम्हारी स्किल देखी, तुम बिल्कुल फिल्मों वाले बॉस की तरह नेगोशिएशन कर रहे थे। सच में टीम नहीं बनाओगे? आगे शायद हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़े। सिर्फ एक दिन में उसने अपने आसपास 4 और प्लेयर्स जोड़ लिए थे। मैंने फिर से उसकी टीम इनवाइट ठुकरा दी। मैंने वाउचर इस्तेमाल किए, पेट भरकर खाना खाया। कुछ समय के लिए हंगर लेवल वापस बढ़ गया, लेकिन तभी थकान समंदर की लहरों की तरह मुझ पर टूट पड़ी। मेरा एनर्जी लेवल 50% से नीचे गिर चुका था। रात के 11 बज चुके थे। एयरपोर्ट में लोगों की आवाजाही अब काफी कम हो चुकी थी। ज्यादातर दुकानें बंद होने लगी थीं और रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी और पूरे एयरपोर्ट में एक अजीब डरावना माहौल फैलने लगा। ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। टर्मिनल की कुर्सियों पर आर्म रेस्ट्स लगे हुए थे ताकि कोई उन पर लेट न सके। शायद एक युवा खिलाड़ी अब और सहन नहीं कर पा रहा था। वो पतली जैकेट में खुद को लपेटकर फर्श पर सिकुड़ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुश्किल से 2 मिनट ही बीते थे कि एक तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। उठो, एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिना किसी भाव के कहा। यहां लेटना मना है। उस युवा खिलाड़ी ने उस एनपीसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, करवट बदली और फिर से सो गया। अगले ही पल अचानक कोने से सिक्योरिटी गार्ड्स का एक झुंड दौड़ता हुआ आया। बिना कुछ कहे उन्होंने उसे जबरदस्ती उठाया और एयरपोर्ट के बाहर खड़ी पुलिस कार में डाल दिया। उसी समय गेम की पब्लिक स्क्रीन पर घोषणा हुई, प्लेयर नंबर 13 को गेम एरिया छोड़ने के कारण एलिमिनेट कर दिया गया है। साथ में 10 लाख युआन का कर्ज जोड़ा गया। इसके तुरंत बाद अलग अलग जगहों से और खिलाड़ी इसी तरह एलिमिनेट होने लगे। तब मुझे समझ आया, सिस्टम हमें मजबूर कर रहा था। ठंड, थकान और मानसिक दबाव से खिलाड़ियों की बची खुची समझदारी तक खत्म कर रहा था। उस समय मेरी एनर्जी भी डेंजर लेवल तक गिर चुकी थी। एलिमिनेट होने से बचने के लिए मैंने खुद को फटे हुए कंबल में लपेटा और वेटिंग एरिया की कुर्सी पर बैठकर सो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने बताया गेम का सिर्फ एक दिन ही बीता था। मेरी एनर्जी मुश्किल से 75% तक पहुंची थी, लेकिन हंगर फिर से 50% पर गिर चुका था। मेरे पास अभी भी एक फूड वाउचर बचा हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं था। मैंने थोड़ा ठंडा पानी पिया, 2 शुगर पैकेट्स खाए और डिपार्चर हॉल में अपनी शिकार यात्रा जारी रखी। तभी अचानक एक खिलाड़ी दौड़ता हुआ आया। उसने एक बच्चे के हाथ से हॉट डॉग छीन लिया। बच्चा तुरंत रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। उन्होंने उसे घेर लिया और एयरपोर्ट के बाहर खड़ी पुलिस कार में डाल दिया। तभी सिस्टम की घोषणा फिर गूंजी, प्लेयर नंबर 25 ने एक एनपीसी से खाना छीना। उसे एयरपोर्ट से निष्कासित कर एलिमिनेट कर दिया गया है। साथ में 10 लाख युआन का कर्ज जोड़ा गया। मैंने मन ही मन एक बात नोट कर ली, इस एयरपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान जाए। लेकिन आज एयरपोर्ट थोड़ा अजीब था। एक भी फ्लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया, जिस लूप होल का मैंने फायदा उठाया था, सिस्टम ने उसे बंद कर दिया था। पूरा दिन मैं एक सामान्य यात्री की तरह हॉल में घूमता रहा। जहां जहां फ्री सैंपल्स मिल रहे थे, मैं हर दुकान में घुस जाता। बिना कुछ खरीदे बस खाता रहता, साथ ही कर्मचारी के चेहरे के भाव भी देखता रहता। जैसे ही उन्हें पता चलता कि मैं सिर्फ खाने आया हूं, मैं तुरंत भाग निकलता। इसी तरह किसी तरह रात हो गई। डिनर के लिए मैंने अपना आखिरी फूड वाउचर इस्तेमाल कर लिया और हंगर फिर से भर गया। लेकिन आज एनर्जी और तेजी से गिर चुकी थी। इस बार मैंने कुर्सियों पर सोने का फैसला नहीं किया। मैं एक अंधेरे साइड कॉरिडोर में घुस गया। उसके आखिर में वही चीज थी जो मैंने दिन में खोजी थी, एक छिपा हुआ खजाना, एक छोड़ा हुआ इक्विपमेंट रूम।
दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर पुराना कबाड़ भरा पड़ा था, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाए तो वो एक अलग ही दुनिया बन सकती थी। जैसे ही मैं अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद करने वाला था, धड़ाम, किसी ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी। अंदर एक लंबा आदमी आया। उसकी आंखें पतली और खतरनाक थीं। उसके पीछे 2 लड़के और थे। लंबा आदमी गरजा, बाहर निकल, ये जगह हमारी है। मुझे उसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगा। कल बेकरी में सबसे ज्यादा लूट वही रहा था, यहां तक कि उसने 2 खिलाड़ियों के हाथ से ब्रेड तक छीन लिया था। मैं समझ गया सीधे भिड़ना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए मैंने जगह छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, उसने अचानक जेब से चाकू निकाल लिया और मेरी गर्दन पर तान दिया। पैसे और खाना निकाल, नहीं तो मार दूंगा। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। वो सच में ऐसा कर सकता था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। लड़ाई नामुमकिन, पैसे दे दिए तो लगभग मौत तय। क्या करूं, क्या करूं? मैंने सूखे गले से कहा, भाई आराम से बात करते हैं, लूटोगे तो सिस्टम तुम्हें एलिमिनेट कर देगा। वो गुर्राया, ज्यादा बकवास मत कर, मेरे पास धैर्य नहीं है। उसका चाकू मेरी गर्दन से और करीब आ गया। और अपने अकाउंट के 50 युआन ट्रांसफर कर दिए। अगर मैं जिंदा रहा तभी तो 10 लाख जीत पाऊंगा। पैसे मिलते ही उसने मुझे बाहर धक्का दे दिया। दरवाजा बंद हो गया। अंदर से हंसी और खुशी की आवाजें आने लगीं। सीधी लूट सच में काम करती है। अच्छा हुआ उसने बताया कि पैसे लूटने से एलिमिनेशन नहीं होता। अब पैसों की टेंशन खत्म। मैं अचानक जम गया। क्या? किसने कहा था ये? एनपीसी से चोरी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों को लूटना, यहां तक कि मारना भी अलाउड था। कोई और भी गेम रूल समझ चुका था और सिर्फ दूसरे दिन ही मेरे आखिरी 50 युआन भी चले गए। अब मेरे पास न पैसा था न खाना, बस मौत का इंतजार। लेकिन तभी पब्लिक स्क्रीन पर अचानक किसी अनोनिमस प्लेयर का मैसेज चमका, जल्दी आओ, जोन ए फ्लोर L3 की बेकरी में ब्रेड आधी कीमत पर मिल रहा है। अचानक इक्विपमेंट रूम का दरवाजा खुला। लंबा आदमी और उसके साथी बाहर निकले। मैं तुरंत एक तरफ छिप गया और चुपचाप उनका पीछा करने लगा। वे तीनों कन्वीनियंस स्टोर पहुंचे और लूटे हुए सारे पैसे से सोडा बिस्किट्स खरीद डाले। फिर टिंग, पेमेंट सक्सेसफुल। अगले ही पल सिस्टम की घोषणा गूंज उठी। प्लेयर्स 5, 49 और 61 बजट लिमिट पार करने के कारण एलिमिनेट किए गए। 10 लाख युआन का कर्ज जोड़ा गया। लंबे आदमी की चीख निकली, लेकिन चीख पूरी होने से पहले ही वो सफेद रोशनी बनकर गायब हो गया। बाकी दोनों भी हवा में विलीन हो गए। जमीन पर सिर्फ ढेर सारे सोडा बिस्किट्स और ब्रेड के बैग्स रह गए। मैं बिजली की तरह झपटा, जैकेट निकाली और सारे बिस्किट्स और ब्रेड उसमें लपेट लिए। मेरा अनुमान सही निकला। सिस्टम ने शुरू में ही कहा था, बजट से ज्यादा खर्च इज इक्वल टू एलिमिनेशन। लेकिन हर खिलाड़ी के पास सिर्फ 50 युआन थे, तो बजट कैसे पार होगा? सिर्फ एक संभावना, दूसरों के पैसे लूटना। और तभी मुझे दूसरा रूल भी समझ आया। उस लंबे आदमी ने बेकरी से ब्रेड छीना था, फिर भी एलिमिनेट नहीं हुआ। मतलब दूसरों का खाना छीनना काउंट नहीं होता। आने वाले दिनों में और लोग ये रूल समझ जाएंगे और फिर खाने के लिए युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे इस खाने को अच्छी तरह छिपाना होगा। इस फूड सप्लाई के साथ अब मुझे कुछ समय तक खाने की चिंता नहीं होगी। मैंने तय किया कि अगर मुझे गेम के आखिर तक टिकना है तो खाना एक ही जगह छिपाना बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैंने 5 अलग अलग जगहें चुनी जिन्हें मैं सुरक्षित मानता था और सारी बिस्किट्स अलग अलग जगहों पर छिपा दी। हर दिन एक लोकेशन खोलूंगा तो बाकी के 5 दिन आराम से निकल जाएंगे। सब कुछ करने के बाद मेरी एनर्जी फिर से डेंजर जोन में पहुंच गई। मैं वापस वेटिंग हॉल की कुर्सी पर जाकर बैठ गया और जल्द ही नींद में डूब गया। गेम डे 3। अचानक पास से किसी की भयानक खांसी की आवाज आई, इतनी जोरदार कि आसपास बैठे सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। वो थी प्लेयर नंबर 47, एक बहुत पतली सी लड़की। वो ठंडी मेटल बेंच पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके गाल लाल पड़ चुके थे, यहाँ तक कि हल्के बैंगनी भी लग रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड, जो खुद भी एक प्लेयर था, उसे देखकर चेहरे पर घृणा ले आया। तुझे क्या हुआ? बुखार है? उम्मीद है तू 7वें दिन तक नहीं पहुंचेगी। नंबर 47 ने भारी और कमजोर आवाज में कहा। नाक पूरी तरह बंद थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत बुरा लग रहा है। आउन, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? लेकिन जवाब तुरंत आया, नहीं, अगर तूने मुझे भी संक्रमित कर दिया तो। उसी पल पूरे टर्मिनल में अचानक तेज अलार्म बजा, बिना किसी चेतावनी के। दूर कॉरिडोर से एक जैसे भारी पदों की आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक। सफेद प्रोटेक्टिव सूट पहने एपिडेमिक प्रिवेंशन स्टाफ दौड़ते हुए आए। उन्होंने आसानी से नंबर 47 को उठा लिया। वो चीख पड़ी, मुझे छोड़ दो, मैं एलिमिनेट नहीं होना चाहती, छोड़ो छोड़ो। लेकिन आउन ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो पलटा और भाग गया। मेडिकल स्टाफ ने उसकी चीखों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसे स्ट्रेचर पर डालकर सबकी स्तब्ध निगाहों के बीच कॉरिडोर के अंत में गायब हो गए। कुछ सेकंड बाद सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। प्लेयर नंबर 47 ने पब्लिक हेल्थ को गंभीर खतरे में डाला। उसे आइसोलेशन के लिए गेम एरिया से बाहर ले जाया गया। एलिमिनेटेड, कर्ज 10 लाख युआन। फिर दूसरी घोषणा आई। प्लेयर नंबर 87 ने भी पब्लिक हेल्थ को गंभीर खतरे में डाला। एलिमिनेटेड, कर्ज 10 लाख युआन।
सभी खिलाड़ी एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, नंबर 87 ने कल कूड़ेदान से खाना खाया था, आज उसे बहुत तेज दस्त लगे हैं। तो क्या हुआ? सिर्फ सर्दी नहीं, दस्त भी नहीं हो सकते। अब अगला कौन होगा? अचानक आसपास खांसी की हर आवाज डर पैदा करने लगी। यहाँ तक कि कोई गला साफ करे तो भी नसें कन जाती थीं। तब मुझे एक और रूल समझ आया, बीमार नहीं पड़ना है। हल्का सा बुखार, सर्दी या दस्त मतलब सीधा बाहर, और बाहर जाने का मतलब मौत। मैंने ब्रेड और बिस्किट्स की मदद से एक दिन और काट लिया, लेकिन आज एयरपोर्ट और ठंडा था। पूरा माहौल किसी विशाल रेफ्रिजरेटर जैसा लग रहा था। कूड़ेदान में मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग वाली मेटल थर्मल ब्लैंकेट मिल गई। उसे ओढ़ने के बाद जाकर थोड़ी गर्मी मिली। डे 4। अब हर दिन ज्यादा खिलाड़ी एलिमिनेट हो रहे थे। सुबह उठते ही मैं आज का ब्रेड और बिस्किट्स लेने निकला। सावधानी से लोगों से बचते हुए मैं पहले हाइडआउट तक पहुंचा। वो एक सुनसान वॉशरूम के पास था। एक बड़े फ्लावर पॉट और दीवार के बीच की जगह। मैं नीचे झुका और आदत से उसी दरार में हाथ डाल दिया। खाली, कुछ नहीं। मेरा दिल अचानक बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर से हाथ डालकर टटोलना शुरू किया, लेकिन अंदर बिस्किट रैपर का टुकड़ा तक नहीं था। मैं तुरंत अगले हाइडआउट की ओर भागा। वहां भी कुछ नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब खाली। मेरी सांस रुक गई। मेरी लाइफ सेविंग सप्लाई, दर्जनों बिस्किट पैकेट्स, ब्रेड, सब गायब थे, एक रात में बिना कोई निशान छोड़े। मेरी लगभग पक्की जीत पल भर में टूट गई। जो इंसान एक रात में इतनी सटीकता से सारे हाइडआउट्स ढूंढ सकता था, वो कोई सामान्य प्लेयर नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, कौन मुझे लगातार देख रहा था? मेरा मन पूरी तरह टूट गया। मैं फिर फ्री सैंपल्स ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन अब हालात बदल चुकी थीं। ज़्यादा प्लेयर्स आ चुके थे। दुकानदार भी सावधान हो गए थे। उन्होंने सारे सैंपल फूड हटा दिए, यहाँ तक कि कैफे की शुगर स्टेशन भी खाली थी। शुगर पॉकेट्स तक गायब थे। कूड़ेदान अब युद्ध भूमि बन चुके थे। कई प्लेयर्स दस्त का रिस्क उठाकर भी कूड़े में खाना ढूंढ रहे थे। जब मैं पहुंचा तो खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। किसी तरह मैं रात के 10 बजे तक पहुंचा। मेरे सारे इंडिकेटर्स डेंजर पर थे, हंगर, एनर्जी, सब। मैं धीरे धीरे एयरपोर्ट की लग्जरी शॉप्स वाली लाइन की ओर चल पड़ा। पास बैठे प्लेयर्स फुसफुसाने लगे, ये पक्का मरेगा, लग्जरी स्टोर में जाकर क्या मिलेगा? लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। लग्जरी स्टोर के पास पड़े कूड़ेदान में मुझे कुछ शॉपिंग बैग्स और बॉक्सेस मिले। कई अमीर यात्री टैक्स बचाने के लिए एयरपोर्ट में बॉक्स फेंक जाते थे। मैंने सबसे अच्छी हालत वाली बैग उठाई, बॉक्स उसके अंदर रखा और हाथ में लेकर पहली मंजिल के डिपार्चर एरिया में उतर गया। दिन में घूमते वक्त मैंने वहां एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट देखा था और अब मैं वहां जा रहा था। मकसद हॉट फ्री रेस्टिंग स्पॉट और शायद फ्री फूड। जैसे ही मैंने भारी ग्लास डोर धक्का देकर खोला, गर्म हवा का झोंका चेहरे से टकराया, साथ में बीफ ऑयल हॉटपॉट की खुशबू इतनी तेज कि मेरा पेट तुरंत मचल उठा। एक प्यारी सी वेट्रेस मुस्कुराते हुए दौड़ कर आई। वेलकम सर, कितने लोग हैं? मैंने लग्जरी बैग कुर्सी पर रखते हुए हल्की भारी आवाज में कहा, 2। किसी शांत जगह बैठा दो, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। वेट्रेस की नजर बैग पर गई और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, जो इंसान इतने लग्जरी आइटम्स खरीद सकता है वो मुफ्तखोर नहीं होगा। वो मुझे रेस्टोरेंट के सबसे अंदर ले गई। एक गोलाकार सोफा एरिया, नरम कुशन, शानदार प्राइवेसी। जैसे ही मैं बैठा, मैंने मोबाइल निकाला और उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगी। मैंने एक ऐसा नंबर डायल किया जो असल में था ही नहीं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, शांत हॉटपॉट रेस्टोरेंट में मेरी आवाज़ अचानक फूट पड़ी। उसमें रोने का दर्द साफ सुनाई दे रहा था। मैं एयरपोर्ट हॉटपॉट रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैंने सुबह 3 बजे पेरिस जाने की फ्लाइट बुक कर ली है। अगर तुम नहीं आए तो जिंदगी में फिर कभी मुझे नहीं देख पाओगे। धड़ाम! मैंने फोन को जोर से टेबल पर पटक दिया। अगले ही पल मेरी आंखों में आंसू भर आए। वेटर घबरा कर दौड़ा आया। उसके हाथ में गरम गरम माइट फंगस सूप का कटोरा था, साथ में फ्रूट प्लेट भी थी। इतनी नरम आवाज में बोला, सर शांत हो जाइए, पहले थोड़ा पी लीजिए, गला भी ठीक हो जाएगा। क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको नाराज किया है? मैंने भारी नाक वाली आवाज में कहा, थैंक यू, सोचकर ही भूख मर जाती है। वो अभी अपनी फर्स्ट लव के साथ होगी। वेटर की आंखों में सहानुभूति भर गई। उसने सूप मेरे सामने रख दिया। जितना दुखी हो उतना खाना चाहिए, अगर नहीं खाएंगे तो उसके पछताने तक ताकत कैसे रहेगी? मैंने धीरे से सिर हिलाया और कटोरा स्वीकार कर लिया। हल्का ठंडा, मीठा, गरम तरल मेरे सूखी गले से नीचे उतर गया। मेरा हंगर बुरी तरह गरज रहा था, लेकिन अभी मुझे खुद को कंट्रोल करना था। थोड़ी देर बाद वेटर फिर आया। इस बार हाथ में फ्री एग कस्टर्ड था। मैं मायूस चेहरा बनाकर उठा और कॉन्डिमेंट स्टेशन तक गया। चुपचाप 3 बड़े चम्मच मिंस्ड बीफ उठाए और तेजी से कस्टर्ड में मिला दिए। फिर वापस जाकर बैठ गया, पूरी ताकत से खुद को रोकते हुए धीरे धीरे छोटे निवाले खाने लगा, मानो कोई अमीर आदमी शांति से खाना खा रहा हो। लेकिन मेरी आंखों का कोना लगातार वेटर और मैनेजर पर था।
उसी समय मुझे लगा उस वेटर के पास शायद रडार था। वो फिर सामने आ गया। सर, आपका मूड इतना खराब है, हमारी नई टोमेटो सूप ट्राई करेंगे? खट्टी मीठी है, भूख खुल देती है। कुछ ही देर में लाल रंग की टोमेटो सूप मेरे सामने रख दी गई। फिर कुछ स्नैक्स भी ले आइए। उसके बाद एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज भी आ गई। वेटर फिर पास आ गया। उसकी आंखों में गॉसिप और सिंपैथी दोनों थीं। ऐसा लग रहा था वो मेरी लव स्टोरी में मुझसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका था। मेरे अंदर अलार्म बज उठा। बहुत सवाल पूछ रहा है। मैंने तुरंत कैरेक्टर बदल दिया। एक पल में फिर आंखें नम हो गईं। मेरी आवाज़ कांपने लगी। वो सच में अब मुझसे प्यार नहीं करती। असल में मैं जाना ही नहीं चाहता था। मैंने सिर नीचे झुका लिया। कंधे बुरी तरह कांपने लगे, जैसे मैं रो रहा हूं। वेटर बुरी तरह घबरा गया। मत रोइए। वो भाग कर गया और एक विशाल टेडी बेयर उठा लाया। उसे मेरी गोद में रख दिया। इसे पकड़िए, ये आपका साथ देगा। आप इतने हैंडसम हैं, वो जरूर पछताएगी। मैंने उस मुलायम टेडी बेयर को गले लगा लिया, लेकिन उसी समय थकान अचानक पूरे शरीर पर टूट पड़ी। मेरी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। मुझे आराम चाहिए था। मैंने चुपके से फोन में रात 2 बजे की वाइब्रेट अलार्म लगा दी। फिर चिंता के साथ टेडी बेयर पकड़कर नरम सोफा में सिकुड़ गया। आंखें बंद होने से पहले मेरे मन में बस एक प्रार्थना थी, भगवान मुझे बाहर मत निकलवाना। पता नहीं कितनी देर सोया। अचानक किसी ने मुझे हिलाया। सर, क्या आपकी फ्लाइट का समय नहीं हो गया? मेरा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट कर रहा था। अलार्म। मैंने झटके से फोन उठा लिया। बिना कॉलर देखे सीधे अपना तैयार स्क्रिप्ट बोलना शुरू कर दिया। मैंने हॉटपॉट रेस्टोरेंट में 4 घंटे इंतजार किया, फिर भी तुम नहीं आई। क्या वो आदमी तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? मैं जा रहा हूं, सच में जा रहा हूं। एक बार मिलने भी नहीं आ सकती? धप। मैंने कॉल काट दी और टेडी बेयर को पकड़कर नीचे झुक गया। दूसरों को ऐसा लग रहा था जैसे मैं छुपके से रो रहा हूं। मैनेजर रुक गया, फिर सिर हिलाया। वेटर फिर एक ब्लैंकेट लेकर आया। उस रात में पूरे आराम से बड़े सोफा पर सोया। अगली सुबह जब मैं जाने लगा तो वेटर मुझे रोक कर लाया। सोई मिल्क, पॉरेज, टी एग सब फ्री। उसने उत्साहित होकर कहा, सर हिम्मत रखिए, इस बदकिस्मत लड़की को छोड़ दीजिए, आपको इससे बेहतर मिल जाएगी। नई शुरुआत मुबारक हो। क्योंकि मैंने कुछ खरीदा ही नहीं था, इसलिए पेमेंट का सवाल ही नहीं था। मैंने धीरे से धन्यवाद कहा और ग्लास डोर से बाहर निकल गया। अब मेरी एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। हंगर भी फुल था। हालांकि ये तरीका थोड़ा बेहया था और सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता था। मैं अपना ट्रम्प कार्ड पहले ही खर्च कर चुका था। जल्द ही गेम डे 5 में पहुंच गया। हॉटपॉट रेस्टोरेंट से निकलते ही मेरी मुलाकात फिर से शेमलेस और उसके लोगों से हो गई। अब उसका ग्रुप 20 लोगों से ज्यादा हो चुका था। वे सब बिस्किट बांट रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उन पैकेट्स पर पड़ी, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये मेरी बिस्किट थीं। हर पैकेट के कोने पर मैंने जानबूझकर एक छोटा हिस्सा फाड़ रखा था। वही निशान। मैं गुस्से से उनके सामने पहुंच गया। शेमलेस, मेरी बिस्किट तुमने चुराई थी? वो मुस्कुराया। इतना गुस्सा मत हो, मैंने पहले ही कहा था टीम ज्वाइन कर लो, तुमने ही मना किया। मैं दहाड़ा, मेरी बिस्किट वापस करो। उसने पीछे इशारा किया। क्या तुम्हें लगता है मेरे लोग उन्हें वापस करना चाहेंगे? पीछे खड़े 20 से ज्यादा लोगों की आंखें लालच से चमक रही थीं। मैंने उसकी तरफ बढ़ाई बिस्किट ली। धीरे से पीछे हटते हुए बोला, क्या मैं अभी भी ज्वाइन कर सकता हूं? शेमलेस हल्का मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वही भोला भाव था। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था, वो बिल्कुल भी भोला नहीं था। नंबर 66, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने धीरे से कहा, यह गेम शुरू से ही 1 वर्सेस ऑल नहीं था। प्लेयर्स को ग्रुप बनाना ही होगा, दूसरों के रिसोर्सेज लूटने होंगे, तभी सर्वाइवल संभव है। और तुम्हारे पास अब न पैसा है न खाना। तुम्हारी अब कोई वैल्यू नहीं बची, इसलिए तुम्हारा सिर्फ एक ही अंत है, एलिमिनेशन। शेमलेस ने शांत चेहरे के साथ कहा, फिर मुस्कुराकर पूछा, कुछ और कहना है? उसी समय अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी, प्लेयर्स, डे 5 में आपका स्वागत है। गेम को और मजेदार बनाने के लिए आज से एयरपोर्ट की सभी वाटर सप्लाई बंद की जाती है। साथ ही वॉशरूम का पानी कंटामिनेटेड है और उपयोग योग्य नहीं। पूरा एयरपोर्ट एक पल के लिए शांत हो गया और अगले ही सेकंड पब्लिक स्क्रीन पर गालियों की बाढ़ आ गई। मजेदार? जा नरक में। पानी भी बंद। 3 दिन बचे हैं, ये हमें मारना चाहता है। शेमलेस टीम के लोग भी बेचैन हो गए। अभी मिली खुशी पल भर में डर में बदल गई, क्योंकि खाने से ज्यादा खतरनाक चीज थी पानी। लेकिन आश्चर्य की बात, शेमलेस बिल्कुल नहीं घबराया। उसने हाथ उठाया, सबको शांत किया, और वही ठंडी आवाज, डर किस बात का है, सिर्फ पानी ही तो है।
फिर उसने मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखा और धीरे से बोला, बाकी प्लेयर्स के पास अभी भी पानी है, बस छीन लो। धक! मेरा दिल एकदम नीचे बैठ गया, लेकिन अब भागने का समय नहीं था। अचानक 20 से ज्यादा लाल आंखें मेरी तरफ घूम गई, खून के प्यासे शिकारियों की तरह। अगले ही पल भीड़ मेरी तरफ टूट पड़ी। छोड़, ये मेरा है। मैंने पूरी ताकत से अपना बैग पकड़ा, लेकिन 2 हाथ 20 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते। चर्र! बैग की स्ट्रैप टूट गई, जिप फट गई, 2 भारी मिनरल वाटर बॉटल्स जबरदस्ती खींच ली गई। अंदर रखे मेरे आखिरी शुगर पैकेट्स नीचे गिर गए और एक पल में गायब। किसी ने मुझे धक्का दिया, मैं जमीन पर गिर पड़ा। शेमलेस ने ठंडी आवाज में कहा, हमने तुझे मारा नहीं, इतना काफी दयालु हैं हम। मेरा चेहरा अंधेरा पड़ गया। अब हालात सच में खराब थे। मैं उठा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, लेकिन शेमलेस से बचने के लिए नहीं, पानी लूटने के लिए। मुझे बाकी प्लेयर्स से पहले उस जगह पहुंचना था। वो जगह लिक्विड डिस्पोजल जोन। एयरपोर्ट के नियम कहते हैं कैबिन लगेज में 100 ml से ज्यादा लिक्विड अलाउड नहीं, इसलिए सिक्योरिटी चेक के समय लोग पानी, जूस, ड्रिंक्स सीधे बड़े कलेक्शन बिन में फेंक देते हैं। डोमेस्टिक सिक्योरिटी एरिया में 3 बड़े ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर्स रखे थे, लगभग आधा मीटर ऊंचे। उनमें ढेर सारी आधी पी हुई बॉटल्स थीं, कुछ तो पूरी सील पैक भी थीं। पास में 2 NPC सिक्योरिटी असिस्टेंट्स खड़े थे। सीधे कूड़े में कूदना नामुमकिन। तुरंत शक होता। मेरे पास समय नहीं था, मौका पल भर का था। अगले ही सेकंड मेरे चेहरे पर घबराहट आ गई। मैं तेजी से सिक्योरिटी एरिया की ओर भागा। माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए। मेरी आवाज कांप रही थी, रोने जैसी। मैं लोगों को हटाते हुए आगे बढ़ा। एक सिक्योरिटी असिस्टेंट ने रोक लिया। सर, लाइन में रहिए। मैंने घबराकर कहा, भाई मेरा रिंग शायद उधर गिर गया। मैंने डिस्पोजल कंटेनर की तरफ इशारा किया। वो मेरी दादी की आखिरी निशानी है, बस 1 मिनट कृपया। बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं पूरी तरह असली लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड कुछ सेकंड रुका, फिर किनारे हट गया। जल्दी, दूसरों को परेशानी मत करना। मैं लगभग रो पड़ा। थैंक यू भाई। मैं सीधे कंटेनर तक भागा। दिखावे के लिए मैंने बाहर की क्रैश बैग्स खींची, जैसे सच में रिंग ढूंढ रहा हूं। लेकिन असल में मैंने चुपचाप 3 बड़ी ट्रैश बैग्स निकाल ली। फिर तुरंत ऐसी जगह पहुंचा जहां गार्ड मुझे न देख सके। जैसे ही बैग खोला, मेरी आंखें चमक उठीं। इतना पानी, 3 दिन आराम से निकल जाएंगे। मैंने जल्दी से एक बैग साफ की और सारी अनओपन्ड वाटर बॉटल्स उसमें भर लीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं भागते हुए एक सुनसान डिसेबल्ड वॉशरूम में घुस गया। दरवाज़ा बंद, लॉक। मैं नहीं चाहता था कि प्लेयर्स को पता चले मेरे पास इतना वाटर सप्लाई है। मैं टॉयलेट सीट पर चढ़ा, सीलिंग का पैनल हटाया और पानी का हिस्सा ऊपर छिपा दिया। फिर बाहर निकला, बाकी पानी अलग अलग जगहों में छिपाया। लेकिन मैं रुका नहीं, सीधे इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ भागा और वही ट्रिक दोबारा दोहराई। इस बार भी मुझे ढेर सारा पानी मिल गया। और तभी मेरे दिमाग में एक और बड़ा प्लान आया। अब डे 5 तक सिर्फ 67 प्लेयर्स बचे थे। शेमलेस टीम में 25 लोग थे। वे टिड्डियों की तरह एयरपोर्ट में घूम रहे थे और जो भी मिलता लूट लेते। पानी, खाना, बिस्किट्स, कुछ भी नहीं छोड़ते। अगर कोई विरोध करे तो उसे लात और घूंसों से पीटते। सबसे डरावनी बात, NPC सब देख रहे थे, लेकिन किसी सिक्योरिटी गार्ड ने हस्तक्षेप नहीं किया। अचानक धड़ाम, एक प्लेयर जमीन पर गिर पड़ा। हाइपोग्लाइसीमिया। कुछ ही सेकंड में उसने हिलना बंद कर दिया। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, मर गया? तभी सफेद कपड़े पहने कई लोग स्ट्रेचर लेकर आए। उन्होंने प्लेयर को उठाया और उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकने तक का समय नहीं मिला। खिलाड़ी नंबर 93 को सिस्टम के आदेश से सीधे एलिमिनेट कर दिया गया। कारण, उस पर 10 लाख का कर्ज था। आज की लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत से खिलाड़ी एलिमिनेट हो रहे थे। खिलाड़ियों की संख्या तेजी से घट रही थी। मुझे सही अलाइज ढूंढने थे। ऐसी टीम बनानी थी जो उन बदमाशों का सामना कर सके। मेरे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से देखे गए चेहरों की तस्वीरें तेजी से घूमने लगीं। फिर कुछ चेहरे आकर रुक गए। ये 6 लोगों का एक ग्रुप था जिसकी अगुवाई खिलाड़ी नंबर 48 कर रहा था। उसकी आंखें देखकर ही समझ आता था कि वो बहुत चालाक इंसान है। बाकी सदस्यों की शक्ल सूरत अलग अलग थी, लेकिन सभी एक बात में समान थे। वे मजबूत शरीर वाले लड़के थे। मैं उन्हें अराइवल हॉल में ढूंढता हूं। कुछ देर तक मैं दूर खड़ा होकर उन्हें ऑब्जर्व करता रहा।
जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि उनकी हालत ठीक नहीं थी। एक लड़के के होंठ पूरी तरह सूख गए थे, दूसरा बार बार अपनी जीभ से होठों को गीला कर रहा था। स्पष्ट था कि उन्हें पानी की भारी कमी थी। ये एक मौका था। मैं लग्जरी आइटम्स वाला बैग लेकर उनके पास गया।